मैं राजेश कुमार गौतम सर आज फिर आप सबों के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आज हम पढ़ेंगे एससीसी ऑनर्स कोर्स 3 यूनिट 1 लेक्चर 3। किस टॉपिक का? द इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। चूंकि मैंने जैसा कि कहा था पिछले वीडियो में कि नोट्स का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था, तो उसको मैंने छोटा किया ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये आज का ये अंतिम लेक्चर है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने विभिन्न पोएट्स के बारे में जानकारी हासिल किया था। अब अगली कड़ी, जो इस कड़ी में जो नाम है अगले पोएट का, वो है प्रीतिश नंदी। वैसे छात्र जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, कम से कम जब अपने नोट्स को लिखेंगे परीक्षा में, तो कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण कविताओं को जरूर मेंशन करेंगे। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो इसी कड़ी में आगे देखिए, प्रीतिश नंदी इज अनदर नोटेबल पोएट। कि प्रीतिश नंदी भी एक बहुत ही स्थापित, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है सो कवि रहे हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री का। He has been influenced by Whitman and Tagore। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर में कोई न कोई कवि या कोई न कोई लेखक किसी न किसी लेखक से प्रभावित जरूर होता है, या किसी लेखक का या पोएट का कोई ऐसा विषय वस्तु होता है जो उनका बड़ा पसंदीदा होता है, जिस पर वो अपने चीज़ों को लिखा करते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि प्रीतिश नंदी जो है वॉल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक भारतीय कवि थे से प्रभावित थे। ही पब्लिश्ड मोर देन अ डजन कलेक्शन, और इन्होंने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कलेक्शंस को पब्लिश किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है ऑफ गॉड एंड ऑलिव्स। ये 1967 में पब्लिश हुआ था। हिज पोएट्री इज नोटेड फॉर poets obsession with urban violence, horror, death and sex। इन्होंने बताया कि ये जो इनका ऑब्सेशन, ये जो इनका जुनून था जो कविता लिखने का, वो इनके जुनून में शामिल था कि कैसे अर्बन वायलेंस, अर्बन शहरी हिंसा को दिखाना या डर को दिखाना, मृत्यु या सेक्स से संबंधित चीज़ों का वर्णन इन्होंने बखूबी किया है अपने कविताओं में। तो ये प्रीतिश नंदी से हम जान सकते हैं कि इनका क्या रहा है योगदान, और ये इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। 1970 has witnessed the arrival of a group of new poets such as K.N. दारूवाला, शिव के कुमार, जयंत महापात्रा एंड अरुण कोलाटकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1970 का जो दौर था वो गवाह था किन चीज़ों के पहुंचने का? एक ऐसे कवियों के समूह का जिसमें शामिल थे के.एन. दारूवाला, शिव के कुमार, जयंत महापात्रा और अरुण कोलाटकर। दारूवाला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट। अगर बात किया जाए भारतीय अंग्रेजी कविता के इतिहास की, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दारूवाला जो है सो भारत के उन कवियों में से शामिल रहे जो बड़े आधुनिक तौर तरीकों के साथ लिखते थे। उन्होंने जो अपनी एक महत्वपूर्ण कृति लिखी है वो है अंडर ओरियन, द क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये उनका कुछ महत्वपूर्ण वर्क है। यहाँ मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट वर्क्स का मतलब हो गया कि इन कवियों के द्वारा रचित कृतियां। शिव के कुमार इज अ सीनियर एकेडमिक हु पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम आर्टिकुलेट साइलेंस इन 1970। कहता है कि शिव के कुमार एक बहुत ही वरिष्ठ शिक्षाविद थे और इन्होंने प्रकाशित किया
एक वॉल्यूम आर्टिकुलेट साइलेंस का 1970 में। इट वॉज फॉलोड बाय कॉबवेब्स इन द सन एंड वुडपेकर्स। हिज वर्क्स रिवील अ मास्टरी ऑफ कन्फेशनल मोड एंड आयरनिक कमेंट। हम इनके कृतियों में देखते हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये प्रकट कर रहे हैं अपने मास्टरी ऑफ कन्फेशनल मोड। बड़ा ही स्वीकारात्मक ढंग से ये कोई चीज़ों को स्वीकार करते हैं इसमें, और चीज़ों को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेते हैं। जयंत महापात्रा बिगन हिज पोएटिक करियर विथ क्लोज द स्काई 10/10। जयंत महापात्रा जो कि एक बहुत ही नामी भारतीय कवि रहे हैं, इन्होंने भी अंग्रेजी में लिखने की शुरुआत की थी। इनका पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कृति था क्लोज द स्काई 10/10, ये 1971 में पब्लिश हुआ था। एंड सिंस देन हैज़ पब्लिश्ड मैनी। इसके बाद इन्होंने बहुत से कविताओं का प्रकाशन करवाया। मैनी कलेक्शंस। जयंत महापात्रा ने बहुत सारे कविताओं को लिखा था। ही कम्स फ्रॉम उड़ीसा and therefore his poetry is noted for Odisha's scene and जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। इसलिए जयंत महापात्रा के ज़्यादातर कविताओं में जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वहाँ उड़ीसा के दृश्यों को बताया और लिखा गया है। और ख़ासकर उसमें भी जो चर्चा की गई है वो कहीं न कहीं उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में अवस्थित है उसके बारे में चर्चा की गई। अरुण कोलाटकर, एक अलग नाम, इज अ रेयर फेनोमेनन। ये एक अलग उदाहरण है। ही राइट्स इन इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर टंग। ये इंग्लिश में तो लिखते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही ये मराठी में भी लिखते हैं। कमला दास इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएट। अगर अभी तक के सभी भारतीय कवियों की बात की जाए तो कमला दास का एक विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा। आप सबों ने सेमेस्टर 1 और 2 से पहले कमला दास को पढ़ा होगा क्लास 12th में। इनके द्वारा एक रचित कविता है माई मदर एट 66। तो आप सभी कमला दास से पूर्व में भी फेमिलियर रहे होंगे। तो इन्होंने लिखा है अपनी मातृभाषा, और कमला दास की जो मातृभाषा है वो मलयालम है। समर इन कलकत्ता 1965। उसके बाद अगला जो चीज है जो लिखा है इन्होंने वो समर इन कलकत्ता 1965 है। द डिसेंडेंट्स 1967 एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। इन्होंने बाकी जो इनकी कृतियां हैं यहाँ हमने दर्शा दिया है। हर इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क्स, ये इनके महत्वपूर्ण जो है सो कविताएं हैं जो इन्होंने लिखा है कमला दास ने। सी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राउनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कमला दास ब्राउनिंग से प्रभावित थी, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड ये पोएट रहे हैं। दस वी फाइंड दैट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रेंड्स इन इंडियन पोएट्री। भारतीय कविता के इतिहास में जो कि मैं बात कर रहा हूं पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, विच स्पीक्स ऑफ द वैरायटी ऑफ पोएट्स डीलिंग विथ वैरायटी ऑफ थीम्स इन वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। की अलग अलग यानी भांति भांति के कवि आए, उनकी जो विषय वस्तु थी अलग अलग प्रकार की थी, उनका जो लिखने का तरीका था वो भी अलग अलग प्रकार का था। इस प्रकार मैंने आज पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट्री के ऊपर जो है सो ये तीसरा और अंतिम लेक्चर आज आप सबों को दिया है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे और इसके बाद अब आप लोगों के SCC पेपर 4 का वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा।